आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इस नाम में आपको दो नए वर्ड नजर आ रहे होंगे, जिसमें एक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ एटम्स that exist together, यानी एटम्स का वो ग्रुप जो इकट्ठे एग्जिस्ट करता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर एक और इसमें वर्ड देखने में आ रहा है जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the atoms which holds the atoms together within the molecule। जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को इकट्ठा होल्ड करके रखती है, उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब ये बात तो ठीक है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, एटम्स का ग्रुप होता है। फिर वो एटम्स कैसे इकट्ठे हैं? कोई ना कोई एक फोर्स है उनके बीच में जो एटम्स को इकट्ठा होल्ड करके रख रही है, जिनको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बट हियर सर्टेन क्वेश्चंस अराइजेस इन आवर माइंड। वो क्या क्वेश्चन है कि व्हाई डू द एटम्स कंबाइन? कि एटम्स को कंबाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? यदि कंबाइन कर रहे हैं तो वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं? हाउ डू द एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन कैसे कर रहे हैं? देन व्हाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? Why only certain combinations are possible? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 दे रहे हैं, बट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H3 नहीं बनाते हैं। इसी तरह से why only certain atoms combine? कुछ एटम्स ही क्यों कंबाइन करते हैं? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 दे रहा है, परंतु हीलियम और हीलियम He2 नहीं देता है। देन व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल का फिर स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन डेफिनेशंस के साथ ही हमारे माइंड में अराइज होते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो एग्जिस्टेंस में आई, तो उन थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले जो बात है, व्हाई डू द एटम्स कंबाइन, इसको एक्सप्लेन किया कोसल ल्यूइस अप्रोच ने। कोसल ल्यूइस अप्रोच। इन कोसल और ल्यूइस के अकॉर्डिंगली जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस हमें पता है वो इनर्ट होती हैं, यानी रिएक्ट नहीं करते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका जो आउटर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आउटर शेल उनका जो ऑक्टेट है या जो उनका डुप्लेट है वो कंप्लीट है। इस वजह से ये क्या होती है? इनर्ट होती है। यहीं से एक्सप्लेन किया गया कि जो एटम्स हैं, हर एक एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। कैसे स्टेबल करेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, यानी ईच एंड एवरी एटम
try to complete its octet so that it will make its configuration stable. ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, इसीलिए ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है. सो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हाई डू द एटम्स कंबाइन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि एटम्स कंबाइन करते हैं देन हाउ डू द एटम्स कंबाइन. वो कंबाइन करते हैं तो कैसे करते हैं. तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि हाउ डू द एटम्स कंबाइन. देयर आर टू वेज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. वो कौन कौन से टू वेज हैं. फर्स्ट इज बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब एक एटम के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला एटम है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डेफिशिएंट एटम को ट्रांसफर कर देता है. इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं. सेकंड जो तरीका है एटम्स के कॉम्बिनेशन का वो है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी दो तरीके से हो सकती है. पहला, व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is contributed equally by both the atoms and also shared by both the atoms. दोनों ही एटम, बॉन्डेड एटम उसको इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो और दोनों ही उसको इक्वली शेयर कर रहे हो, तब जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड. ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है डिटेल में इसके बारे में. दूसरा तरीका है व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is contributed by one of the atom but shared by both the atoms. कंट्रीब्यूट एक एटम करे लेकिन शेयर दोनों एटम करे, तब जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं. कैसे बनता है ये. सपोज अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस है जो नॉन बॉन्डेड है, H पॉजिटिव आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. तो ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों शेयर करते हैं. देन जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हेड टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम होता है और टेल टुवर्ड्स द डोनर एटम होती है. यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो डोनर एटम, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो एक्सेप्टर एटम. तो इस तरीके से इसका हेड एक्सेप्टर की तरफ होगा और टेल डोनर की तरफ होगी. अब
इन दोनों को, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को और कोवैलेंट बॉन्ड को हम डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। लेकिन इनको समझने के लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, दैट इज ल्यूइस सिंबल। ल्यूइस सिंबल क्या होते हैं? जब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कहां पर? सराउंडिंग द सिंबल ऑफ एटम। यदि किसी एटम के सिंबल के चारों ओर उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो जो सिंबल होगा वो क्या कहलाएगा? ल्यूइस सिंबल कहलाएगा, या उसको उस एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे सोडियम की यदि हम बात करें, यहां पर ले लेते हैं एग्जांपल। यदि हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 281। यहां वैलेंस शेल में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन है, तो ल्यूइस सिंबल क्या हो जाएगा? सोडियम का ये हो जाएगा। इसी तरह से सपोज यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन इज 26। यहां ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसके सिंबल के अराउंड डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, तो ये ऑक्सीजन का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से सपोज यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन इज 283, तो एल्यूमिनियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा? ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। अब इस ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों यूज किया जाता है ये? बिकॉज ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये जो डॉट्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम उस एटम की वैलेंसी को डिटरमिन कर सकते हैं। दैट इज वाई जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है, इट हेल्पफुल टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है बाय द कंप्लीट, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जैसे हमने अभी बात की थी, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम पे कंप्लीट ट्रांसफर होती है, सो दैट जो एटम्स है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सपोज एक एटम है जिसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। एक दूसरा एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और बी नेगेटिव आयन बनाता है। तब जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी इन दो ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। सो दूसरी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम इसको कुछ एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। सपोज हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में एक तो सोडियम एटम है
एटॉमिक नंबर 11 और कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है 281। दूसरा है क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 17 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। अब इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों लूज करेगा, ताकि अपने आउटर शेल को कंप्लीट कर सके। नाउ एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 28 और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Na1+ आयन से। इसी तरह से क्लोरीन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ताकि ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके, तो फिर ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि जितने कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये बन गया क्लोराइड आयन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गई, 288 हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जिसने, जब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो कहां गया, दैट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसफर टू द क्लोरीन एटम। उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कहां हो गई, क्लोरीन एटम को हो गई, जिससे सोडियम ने सोडियम आयन बना दिया और जो क्लोरीन एटम था उसने क्लोराइड आयन बना दिया। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑपोजिट चार्ज आयन, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2882। फ्लोराइड, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन इज 27। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको। कैल्शियम जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैल्शियम का लुईस सिंबल हो गया Ca, 2 इलेक्ट्रॉन डॉट। अब फ्लोरीन जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या किया, कैल्शियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बट अभी कैल्शियम का नहीं हुआ, तो फिर कैल्शियम क्या करेगा, दूसरे एक और फ्लोरीन को कहेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जिससे क्या होगा, कैल्शियम अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, वो फ्लोरीन को दे देता है। अब जब कैल्शियम ने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो कैल्शियम हो गया डाई पॉजिटिव आयन। जब इस फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो गया फ्लोराइड आयन। इस फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो गया फ्लोराइड आयन। अब देखो दोनों प्लस और माइनस चार्ज दोनों बैलेंस है। नाउ द फॉर्मूला बिकम्स CaF2, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, CaF2 बन जाएगा। इसी तरह से यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन इज 282। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 26। यहां मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, हम मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, तो ना ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होता ना मैग्नीशियम का, तो इसलिए क्या करता है मैग्नीशियम, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी को ट्रांसफर कर देता है, जिससे मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आ जाता है। इस तरीके से चार्ज दोनों बैलेंस हो गए,
इसलिए जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर इलेक्ट्रो बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है। जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी वन ऑफ द टू एटम मस्ट हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन ऑफ द एटम। दोनों बॉन्डेड एटम में से एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि यदि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर पाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा तभी कैटायन इजीली बनेगा, और जितना इजीली कैटायन बनेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। सेकंड फैक्टर है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकेंड एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन है वो इजी होना चाहिए। और जितना इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी होगा, सपोज ये बी एटम हमने लिया था, जितना इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी होगा उतना इजीली एनायन बनेगा, और जितना इजीली एनायन बनेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। फर्स्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो ये दो फैक्टर हो गए, यानी एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए और दूसरे की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, सो दैट जो आयंस है वो इजीली बने। थर्ड जो फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट इज द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 mole of the ionic compound। एक आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को बनने में जब जितने आयंस कंबाइन करते हैं उस समय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। अब हायर द लैटिस एनर्जी, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, हायर द लैटिस एनर्जी greater will be the stability of ionic compound, उतनी ही ज्यादा आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी जितना लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। अब लैटिस एनर्जी जो रिलीज होगी वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द आयंस पे, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। यानी जितनी ज्यादा चार्ज होगा आयंस पे उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आयंस के बीच में, और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरीके से यदि आयंस के बीच में डिस्टेंस कम है, यानी आयंस पास पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यदि आयंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी, क्योंकि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यदि हम इन तीनों फैक्टर को
कंबाइन करें, लैटिस एनर्जी रिलीज किन किन फैक्टर में होती है? एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी एनर्जी रिलीज है, और एक लैटिस एनर्जी, ये भी एनर्जी रिलीज है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, then and only then the ionic bond formation will take place। यानी यदि टोटल अमाउंट एनर्जी रिलीज का ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन से, तो नेट एनर्जी रिलीज होगी और तभी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी, यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। आयनिक कंपाउंड के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, जो आयनिक कंपाउंड की यदि हम फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे जनरली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, इसलिए वो आयंस को अपनी लैटिस साइट पे फर्मली होल्ड करके रखती है। दैट इज वाई जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही हाई होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, इसलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा। क्योंकि किसी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है हमें वो ब्रेकअप करनी पड़ती है, और उसको ब्रेकअप करने के लिए यदि हमें हाई अमाउंट देनी पड़ रही है एनर्जी की, हाई हीट करना पड़ रहा है, उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा या मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई हो जाएगा। यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? बिकॉज वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बहुत हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ एन सॉल्वेंट टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। यूं समझ लीजिए कि आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने की किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी, दैट इज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हाई होता है, इसीलिए वो क्या करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में उसको वीक कर देता है। सो आयंस विल स्प्लिट अप, आयंस जो है ना स्प्लिट अप हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। So then the ions combine with the required number of water molecule। आयंस जो हैं फिर ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when the required number of water molecule combined with a ion। ये हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इट्स सफिशिएंट टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में जो ऑलरेडी फोर्स होती है ना, उससे ज्यादा ये फोर्स, उससे ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आयंस दोबारा कंबाइन नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से जो आयनिक कंपाउंड होता है दैट रिमेन सोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। यदि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन,
जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर when they are present in the solid state, but they becomes good conductor when they are present in the molten state or in their aqueous solution form. यानी जब उनको पानी में घोल दिया जाए, यानी एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए, या उनको मेल्ट कर दिया जाए, तब वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं। देखिए एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। क्योंकि यहां पर हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, मेटालिक कंडक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो फिर बात क्या बची, सिर्फ आयंस के मूवमेंट की। क्योंकि जब कोई आयनिक कंपाउंड अपनी जब सॉलिड स्टेट में होता है तो आयंस आर फिक्स ऑन देयर लैटिस साइड्स, दे आर नॉट अलाउड टू मूव। जब आयंस ही मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो दे आर द पुअर कंडक्टर। परंतु जब उनको हमने मेल्ट कर दिया या उनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, देन आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस जो होते हैं उनका मूवमेंट फ्री हो जाता है, और मूवमेंट फ्री होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्योंकि आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है, इस वजह से अपनी मोल्टन स्टेट में या अपनी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे बिकम्स द गुड कंडक्टर। हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ डू द एटम्स कंबाइन। हमने एक पॉइंट पर डिस्कशन किया कि बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एक तरीका तो ये है एटम्स के कंबाइन करने का, और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। बट व्हाट हैपेंस इफ बोथ द कंबाइनिंग एटम्स हैव शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोथ कंबाइनिंग एटम हैव शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, then this concept was explained by Lewis and Langmuir. According to Lewis and Langmuir, when both the combining atoms are short of electrons, then they mutually share their electrons to form the covalent bond. तब जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ द एटम्स एंड शेयर्ड आल्सो बाय द बोथ द एटम। तब जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एग्जाम्पल लेकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज H2 की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। H2 का ल्यूइस स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का ल्यूइस स्ट्रक्चर ये है, दूसरे हाइड्रोजन का ल्यूइस स्ट्रक्चर ये है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एटम क्या करता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। सेकंड एटम भी क्या करता है, उसको भी कमी है, तो ये भी क्या करता है, पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो इस तरीके से जो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से यदि हम O2 की फॉर्मेशन की बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए पहले एटम के ऑक्सीजन वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता है,
जिससे इसके पास हो गए ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन। पहले वाला भी क्या करता है, फिर इसके पास भी 6 है, ये दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, जिससे इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट में भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी यहां पर जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं वहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। उस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं नाइट्रोजन का, N2 नाइट्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे नाइट्रोजन के भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने ड्रॉ कर दिया। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ लोन पेयर। यानी यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना रहे हैं इनको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और एटम पर एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोन पेयर कहते हैं। हां, इन दोनों को कलेक्टिवली, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से जानते हैं।